अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे व्यवसाय और अधिक उत्पादन हेतु सब्जियों की जैविक खेती। बकरियों की अच्छी बढ़वार हेतु आहार और आवास प्रबंधन। हमारे प्रदेश में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान भाई इन फसलों से अधिक उत्पादन की चाह में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे कि खेती की लागत तो बढ़ती ही है, साथ ही ऐसी फसलों से प्राप्त उत्पादन का मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको इन समस्याओं से बचने के लिए जैविक खेती को अपनाना होगा। अतः आप सब्जियों की जैविक खेती कैसे करें, इस पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार। सब्जियों की जैविक खेती उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। इसकी जानकारी बहुत से किसानों को पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सही इसकी खेती नहीं कर पाते। आप जानते हैं जैविक खेती करने से हम रासायनिक उर्वरकों की बचत करते हैं और जो कीटनाशक रासायनिक आती है उसकी बचत होती है। इस तरह से हम प्रदूषित होने से खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं जैविक खेती के माध्यम से हम किस तरह से सब्जियों की खेती करें। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक अगर हम देख ले स्रोत क्या है, तो जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक उर्वरक जो हम बनाए हुए हैं, इसमें राइजोबियम है, राइजोबियम है, जोटोबैक्टर है, राइजोस्पर्लियम है, पीएसबी है, इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप मटर, चना या राजमा या कद्दू वर्गीय जो बीज होते हैं, इनको आप जैव उर्वरकों के द्वारा शोषित कर अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। तो देखते हैं कि पौधा स्वस्थ होता है और इसमें जैविक उर्वरक लगा हुआ है तो अलग से रासायनिक खादों की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर किसान बंधु ये चाहते हैं कि जो सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वो सीडलिंग किसी भी सब्जी का हो, अगर पात गोभी का हो, फूल गोभी का हो या आपका टमाटर का हो, तो जितने तरह का सब्जी का अगर सीडलिंग है, इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 किलोग्राम जैव उर्वरकों के ले ले, 10 से 12 लीटर पानी में उसको घोल करके घोल तैयार कर ले और इन सभी
पौधों को उस पानी में डालकर डुबो दे, उनके जड़ को आधे घंटे तक उसको जड़ में रहने दें। इसके बाद उसको निकाल करके अगर आप उसमें लगाते हैं तो ये प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती और साथ ही साथ पौधों का बढ़वार अच्छा होता है और इसमें अच्छे फल लगते हैं। इसके अनुसार इसके बाद अगर किसान बंधु चाहते हैं कि अपने भूमि को भी जैव उर्वरकों के माध्यम से वो उसमें उसका उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरकों को ले लें और 40 से 50 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी में मिला करके अगर किसान बंधु इस उर्वरक को पूरे भूमि में अच्छी तरह से लगाने से लेकर के और 24 घंटा के अंदर इसका छिड़काव कर दे और तब जाकर के किसी भी सब्जी को उसमें लगाते हैं तो देखा गया है कि जो रासायनिक खाद के माध्यम से हम जो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम अप्लाई करते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे ही उनकी पूरी हो जाएगी। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बकरियों की अच्छी बढ़वार हेतु आहार और आवास प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। बस जरूरत है कि आप बकरियों का आहार और आवास प्रबंधन वैज्ञानिक ढंग से करें ताकि आप इस व्यवसाय से निरंतर लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, आप बकरियों का आवास और आहार प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला रांची के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार। झारखंड के किसान भाइयों के लिए बकरी पालन एक बहुत महत्व पशुपालन है। इसे गरीब किसान भी बहुत कम लागत से इस बकरी पालन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार नस्ल का चुनाव किया जाए। तो हमारे किसान भाई जान ले कि हमारे जो झारखंड में एक ब्लैक बंगाल नाम की बकरी है, उसके 3 गुण जो है बहुत अच्छे हैं। वो गुण है उसका प्रजनन क्षमता, दूसरा है उसकी मीट का स्वाद और चमड़े का क्वालिटी। ये तीनों बहुत अच्छा है। और जो हमारे यहाँ बकरे हैं बीटल, जमुनापारी, वो भी हम लोग देते हैं। उसका वजन काफी बढ़ता है लेकिन प्रजनन क्षमता बहुत कम है और इस क्षेत्र के लिए उतना उपयुक्त नहीं हो पाता है। ब्लैक बंगाल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरे के आवास बेचता है। बकरी का आवास कैसा होना चाहिए? उसका घर कच्चा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पक्का करने पर उसमें जो पेशाब पखाना उसका होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत निकलता है और बीमारियों का ये रहता है। और कच्चा घर बनाए तो हमारे किसान भाई को
उसमें खर्च भी कम पड़ेगा। तो घर से सतह जो है कच्चा हो, घर की ऊंचाई जो है करीब जो सेंटर की ऊंचाई है करीब 12 फीट के आसपास हो, और जो किनारे की ऊंचाई है वो 9 फीट हो। दीवार आप ईंट से जोड़ सकते हैं। घर की चौड़ाई 12 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माने जो बहुत बड़ा साइज का है उसको 60 फीट से 20 फीट यही उसका चौड़ाई होना चाहिए। लेकिन ज़मीन को कच्चा रखना है, एकदम हवादार रखना है। जो ज़मीन आपका है नमी और परजीवी रहित तो हो, इसलिए कि यदि नमी रहेगा तो परजीवी बहुत होगा। दूसरी बात है कि जब हम लोग घर बनाते हैं, कच्चा घर बनाते हैं, कभी कभी गीला भी करता है। यदि नमी बढ़ जाए तो एक बर्फी पर 10 ग्राम चूना मट्टी में मिलाकर उसको डाल देते हैं। इससे क्या हो कि नमी सोख लेगा और बहुत से परजीवी मर जाएगा अपना। और जो आवास बनावे सब अलग अलग बनावे, बढ़ते हुए अलग, जो बड़ा हो गया उसको ये और जो बच्चा देता है उस बच्चे को खास कर जाड़े के समय में उसमें उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो एक हम लोग कीडिंग बॉक्स कहते हैं, लकड़ी का भी बना सकते हैं या लोहे का बना सकते हैं। वो 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। और उसमें क्या करते हैं कि चारों तरफ से यदि जाड़े का समय है तो चारों तरफ से उसको ढक करके ठंडा से बचाने के लिए ये कर देते हैं। दूसरी बात है कि जो बकरी के बच्चा है उसको माने कि मिट्टी खाने का बहुत आदत होता है, तो उससे बचाने के लिए करीब 2 महीना तक जो आपका सतह है, जो मिट्टी का सतह है, उस पर करीब 3 इंच के आसपास पुआल या कोई मुलायम माने घास उसमें डाल दीजिए कि मिट्टी को वो नहीं चाट नहीं सके अपना। प्रत्येक साल गर्मी में वो जो मिट्टी आपका है करीब 8-9 इंच मिट्टी को निकाल दें उसमें से, और दूसरा मिट्टी माने कि जंगल से दूसरे जगह से लेकर उसमें डाल दें। उससे क्या फायदा होता है कि जो मिट्टी निकालेंगे तो वो खाद का भी काम करेगा, और दूसरी बात है कि जो उसमें बहुत सा नमी आ गया है, बहुत सा परजीवी आ गया है, वो भी सब निकल जाएगा। तो इस तरह से आवास व्यवस्था हमारे किसान भाई करेंगे तो उनको परेशानी बहुत कम होगी और जानवर बहुत स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात है कि खान पान का, तो बकरियों में हमारे किसान भाई जान लें कि केवल संतुलित आहार देंगे तो बकरी माने कि बहुत उसको परेशानी होगी। मैक्सिमम हम लोग 30% तक संतुलित आहार दे सकते हैं, कंसंट्रेट मिक्सचर। चाहे तो आप 100% ये चरा करके भी रख सकते हैं अपना। तो चराने में सब तरह का घास पत्ता सब चीज़ खाता है, तो उसको उससे आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। हमको उसको घास वगैरह चरा करके, बहुत से गाँव में तो चारागाह बना हुआ है और बहुत सा जंगल क्षेत्रों से बहुत सा चारागाह मिलता है, तो सब चीज़ का पत्ता ये खाता है। यदि आपको घर में भी देते हैं पत्ता लेकर के, तो ये आपको कोशिश करना है कि पत्ता को ज़मीन पर नहीं दे, उसको ऊपर टांग दे, इसलिए कि बकरी नीचे करके वो खाएगी तो बहुत आपको बर्बाद कर देगी। टांगा रहेगा तो सब पूरा उसको यूटिलाइज कर लेगी। और यदि दाना देते हैं चराने के बाद 100 ग्राम दाना दिए तो काफ़ी है। लेकिन जब गर्भवती बकरी हो जाए, जो कि 5 महीने में बच्चा देती है, लास्ट 2 महीना उसमें करीब 300 से 400 ग्राम दाना देंगे तो बकरी के बच्चा स्वस्थ होगा और उसे दूध काफ़ी होगा, जिससे आगे के लिए भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो इन सब बातों के ध्यान रखने से हमारे किसान भाई बकरी पालन से बहुत काफ़ी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई को बताना चाहें कि बहुत सी सरकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे कुछ उनको सुविधाएं मैंने उपलब्ध कराई जाती है। एक तो जो विधवा महिला है, विधवा महिला को 100% सब्सिडी पर करीब 21,300 रुपये का अनुदान के रूप में दिया जाता है। उसमें 5 बकरियाँ, उसके खान पान और थोड़ा सा आवास के लिए, और इसके लिए आपको विधवा को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है 100% अनुदान पर। और कुछ योजनाएं और भी चलाई जाती है, उसमें भी मैंने अभी तक फाइनल नहीं हुआ लेकिन होने वाला है, जिसमें 1 बकरा और 10 बकरी उसको दिया जाएगा, उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आलू की अधिक पैदावार के लिए आलू बुआई यंत्र पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन इसकी बुआई के समय अक्सर किसान इसकी बुआई के लिए समय पर मजदूर नहीं मिलते हैं, जिससे कि इसकी बुआई में देरी हो जाती है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू बुआई यंत्र का आविष्कार किया है।
तो किसान भाइयों, ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इस यंत्र से बुआई किस प्रकार से की जाती है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। तो हम लोग देखते हैं कि किसान भाई, जैसे हम लोग पुरानी विधि को अगर ले तो सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद मजदूर उसमें फिर लगा करके हम लोग नाला बनाते हैं। नाला बनाने के बाद अब मजदूर उसमें फिर आलू रखते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर जो पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे अगर करें तो काफ़ी श्रम लगता है और समय भी लगता है। तो मशीन हमारे यहाँ जो है एक दो तरह का है, एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, एक ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में दो हमारा मजदूर पीछे बैठता है और वो ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। एक हॉपर रहता है जिसमें बॉक्स रहता है, जिसमें कि हम आलू, कटे हुए आलू जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं उसमें रख देते हैं, और दो पीछे ऑपरेटर बैठ जाता है और उस आलू को उठा करके जो सीड मैट्री मैकेनिज्म है, सेल टाइप है, उसमें हम लोग डालते जाते हैं। और नीचे तीन जो हमारा रीजर बना हुआ है, जो कि दो नाला बनाता जाता है और उसमें आलू गिरता जाता है और वो फिर ढकता भी जाता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाता जाता है। तो हम लोग देखा कि एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, दूसरा ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन में जो है, जो ट्रैक्टर से ये भी चलता है, करीब 40 से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अगर आपके पास है। सबसे पहले खेत को तैयार कर लीजिए, खेत को भुरभुरी मिट्टी कर दीजिए। मिट्टी करने के बाद आलू को इसमें ग्रेड करके डालना पड़ता है, मतलब एक ही साइज का आलू डालना होगा। इसमें दो सीड मैट्री मैकेनिज्म होते हैं और इसमें जो दो फिर उसमें पाइप लगा करके और नीचे दो तीन रीजर बना रहता है, जो कि दो नाला बनाता है। और दो नाला बना ऊपर से वो ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड आलू हमने हॉपर में दिया है, जो एक बॉक्स है जिसमें सीड रखते हैं ऊपर में, वो ट्रेंगुलर होता है, उसमें रखते हैं और ग्रेजुअली जो होता है स्लोपी रहता है, यानी नीचे की ओर पतला रहता है। तो उससे क्या होता है, वो आलू उसमें आता है और उसमें जो सीड मैट्री मैकेनिज्म बना हुआ है वो उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसमें जो पाइप बना हो उसमें डालते हैं। और डालने के बाद वो जो रीजर गड्ढा बना रहा है, नाला बना रहा है, उसमें डालते हैं और रीजर से ही ढकते चला जाता है, मिट्टी चढ़ते चला जाता है। इससे हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका जो है नाला बन गया और आलू की बुआई हो गई और उस पर मिट्टी भी चढ़ गया। अगर हम ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की बात करें तो लगभग 1 घंटा में आपका 6000 से 14000 तक आपका आलू की बुआई हम लोग करते हैं। अगर हम प्रति आवर आप एकड़ में देखें तो ये लगभग अगर 1 घंटे की बात करें तो 3 से 3.5 एकड़ तक हमारा 1 घंटा में इसकी मशीन से, हमारा ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से बुआई हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कभी थोड़ा शंका होता है कि अगर ऑटोमेटिक जो है वो कहीं कहीं छोड़ता होगा, तो इसमें सिस्टम बना हुआ है कि एक सप्लीमेंट्री जो है बीज को डालने के लिए एक उसमें सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगर बीच में कहीं छूटता है तो वहाँ से वो ले करके उसमें डालते जाता है और वो नाला में डालते गया और ढकते गया। और अगर इसका लागत, अगर खर्च देखें 1 हेक्टेयर में आप देखेंगे तो करीब 1200 से 1400 रुपया के आसपास आपका खर्च आएगा। 1 हेक्टेयर बुआई, पूरे काम बुआई से लेकर के ढकने, नाला बनाना, ढकने तक का आलू आपको लगभग 1200 से 1400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आता है। का मशीन को अगर आप रख रखाव की बात करें तो रख रखाव में एकदम आसान है। जैसे ही आप खेत में ले जाते हैं तो आपने आलू डाल दिया, चला लिया, तो उसमें कुछ नीचे के जो रीजर है, रीजर पोर्शन है, उसमें हमारा मिट्टी उट्टी लग जाता है। मिट्टी में चलता है तो मिट्टी लग जाता है, तो उसको आप मिट्टी को सावधानी से साफ कर लें या बाल्टी से पानी मारें ताकि वो धुल जाए। और 1-2 जगह जहाँ पे मिट्टी मैकेनिज्म है वहाँ पे ग्रीस मोबिल जहाँ पे लगाने की जगह है वहाँ पे लगा दें और इसको फिर जो जब इसका व्यवहार ना हो तो इसे पॉलीथीन से ढक करके शेड में रख दे ताकि ये नमी से ये लोहे का चदरा जो है कहीं पे खराब ना हो, जंग ना लगे और कोई नट बोल्ट अगर खुल गया या लूज हो गया तो उसको प्रॉपरली हम लोग देख लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला दरभंगा से जयदीप पटेल जी, आप आम के वृक्षों में तना छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जयदीप जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु
इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, जुलाई अगस्त माह में आप अपने पेड़ों में पाएंगे कि छाल खाने वाली सुंडी और तना छेदक इन दोनों का प्रकोप बहुत ही अधिक हो गया रहता है। यह जुलाई माह के अंत में इनसे खासकर तना बेधक के भृंग निकलने का समय होता है। यही ऐसा वक्त है कि आप उन छेदों की सफाई कर दें और उसमें नुवान या वेपोना नाम की ऐसे रसायन 1 लीटर में 2 ml डालकर किसी सिरिंज की सहायता से उसमें छेद में डाल दें और मिट्टी से, गीली मिट्टी से या सीमेंट से उस छेदों को भर दें। इसके साथ ही किसान बंधु छाल खाने वाली सुंडियों की स्थान की सफाई कर दें। अगर वहां आपको छिद्र मिलते हैं तो किसी साइकिल के स्पोक या पतले तारों से कुरेद कर कीड़ों को मारने की कोशिश करें और उस स्थान की सफाई कर देने के बाद क्विनल फॉस नाम की रसायन 1 लीटर पानी में 1.5 ml की मात्रा या फिर रोगर नाम की रसायन जो डाइमेथोएट है, इसकी 30 ml 30 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पेड़ों पर छिड़काव कर दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख और आहार प्रबंधन, अच्छे उत्पादन हेतु मूंग और उड़द की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।